तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गाउस का प्रमेय। क्या होता है गाउस का प्रमेय? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 नॉट टाइम्स होता है। अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर आवेश की मात्रा Q हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की मात्रा कितनी होती है? Q/ε0। चाहे पृष्ठ का आकार कुछ भी हो, जैसे इस गोले के केंद्र पर आवेश Q है तो इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? Q/ε0। अब गोले का क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, हमको बस इससे मतलब होता है कि उस पृष्ठ के भीतर आवेश कितना। इस बात से मतलब नहीं होता है कि कैसा कितना बड़ा उसका आकार है पृष्ठ का या कैसा है, रेगुलर शेप है कि रेगुलर शेप है, टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा तो भी इस पृष्ठ से भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना ही होगा, पृष्ठ 1 से भी, पृष्ठ 2 से भी, पृष्ठ 3 से भी, इन सभी पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान एक समान होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग। क्या है गाउस प्रमेय का यूज, क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके मन में शायद उठ भी रहे होंगे। तो गाउस प्रमेय की सहायता से हम लोग किसी भी आवेशित निकाय की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी आवेशित निकाय द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अभी तक हम लोग क्या करते थे? कूलाम का नियम या आधारोपण का सिद्धांत, इसी का प्रयोग करते थे। लेकिन कूलाम का नियम या आधारोपण का सिद्धांत के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करते हैं, इसके यूज करके वो कुछ सरल परिस्थितियों में ही अप्लाई होता है। उन परिस्थितियों में जब कूलाम का नियम या आधारोपण के सिद्धांत से किसी आवेशित निकाय की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, किसी आवेशित निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना बहुत मुश्किल हो जाए तो उस स्थिति में गाउस का प्रमेय का यूज करते हैं। तो गाउस के प्रमेय की सहायता से हम लोग किसी भी आवेशित निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ का बहुत रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। गाउसियन सरफेस क्या होता है? यह वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जो आवेश को परिबद्ध करता है। वह बंद काल्पनिक पृष्ठ या कह सकते हैं वह स्विच बंद पृष्ठ जो आवेश को परिबद्ध करता है, गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। लिख दे, वह बंद काल्पनिक पृष्ठ जो आवेश को परिबद्ध करता है। परिबद्ध करता मतलब समझ रहे हैं ना, घेरता है, जैसे परिबद्ध करता है, क्या कहलाता है? गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। जो आवेश होता है ना, तो उस आवेश को घेरने के लिए जो पृष्ठ हम लोग यूज करते हैं। अब इसका गाउसियन पृष्ठ को आपको अपने दिमाग से खींचना होगा, अपना चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। इसका चुनाव जो होता है, गाउसियन पृष्ठ जो बनाना होता है, ये आपके अपने दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चतुराई से उसका चुनाव करते हैं। अगर चालाकी से गाउसियन पृष्ठ का चुनाव कर लिया आपने तो किसी भी चार आवेशित निकाय की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखा जाता है गाउसियन पृष्ठ का चुनाव करते समय। एक तो गाउसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर के जाना चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरा, यह आवेशित स्रोत के सिमेट्रिक होना चाहिए, सममित होना चाहिए। सममितता का भी ध्यान रखना चाहिए। सममितता मतलब अभी इस पे आ रहे हैं, मतलब एक समान, आवेशित स्रोत से इसकी दूरी एक समान होनी चाहिए,
या जैसे कि कोई चार्ज बॉडी है, जैसे गोला है, अगर ये समान रूप से आवेशित है तो आवेश का वितरण क्या कहलाएगा? सममित। हर जगह पृष्ठ घनत्व एक समान है आवेश का, आवेशित है और केवल पृष्ठ पर ही आवेश है, लेकिन आवेश का पृष्ठ घनत्व हर जगह एक समान है, तो क्या कहलाएगा? आवेश का वितरण सममित है। तो जो गाउस के प्रमेय की सहायता से हम लोग वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं ना, वह सममित आवेश वितरण का ही करते हैं। हालांकि किसी से भी किसी भी आवेश वितरण के लिए इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में सममित आवेश वितरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही ज्ञात करेंगे। तो सममित आवेश वितरण यानी आवेश का वितरण एक समान हो, ये नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम, समझ रहे हैं ना? तो अगर वो आवेशित है, चाहे रेखीय रूप से आवेशित हो, चाहे पृष्ठीय रूप से, चाहे पूरे आयतन में आवेश वितरित हो, वितरण एक समान होना चाहिए। ठीक है ना? गाउस प्रमेय के सहायता से जो आवेशित निकाय की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो उसमें आवेश का वितरण सिमेट्रिक होना चाहिए, सममित होना चाहिए, यानी सममित आवेश वितरण की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही हम लोग ज्ञात करेंगे, चाहे वो वितरण जिस प्रकार से हो, हर स्थितियों को ज्ञात करेंगे। लेकिन गॉसियन पृष्ठ का जो चुनाव करते हैं तो उसमें क्या ध्यान देंगे? एक तो यह बंद पृष्ठ होना चाहिए, ताकि साफ साफ पता चले कि कौन से बिंदु इसके बाहर है गॉसियन पृष्ठ के, और कौन से बिंदु गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, और कौन से बिंदु इसके पृष्ठ पर है। दूसरा, ये उस बिंदु से होकर के जाना चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये आवेशित स्रोत के सममित होना चाहिए। इसका क्या मतलब? जो भी चुनाव करेंगे आकृति, चाहे वो जनरली गोली या बेलनाकार ही गॉसियन पृष्ठ हम लोग चुनते हैं, तो इस प्रकार से चुनेंगे कि उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एक समान हो। गॉसियन पृष्ठ का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण एक समान हो तथा उस पृष्ठ के अभिलंबवत हो, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसी भी आवेशित निकाय की। क्या ध्यान देंगे? पहला तो ये बंद पृष्ठ होना चाहिए, दूसरा उस बिंदु से होकर के जाना चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीसरा यह आवेशित स्रोत के सममित होना चाहिए, जिससे कि इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एक समान हो तथा उस पृष्ठ दिशा उस पृष्ठ के अभिलंबवत हो। इन बातों को अगर आप ध्यान दे देंगे, गॉसियन पृष्ठ की चतुराई से कहते हैं चुनाव करना। आपको अपने मन से बनाना है गॉसियन पृष्ठ, तो अपने मन से बनाना तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ आपके ऊपर, ये नहीं है कि ऐसा बनाओ, छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, ये आपके ऊपर है। तो चतुराई से इसका चुनाव करेंगे जिससे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप आसानी से निकाल सकें। अब ये नहीं कि इसमें कैसे कर दिया जाए कि ना आए, आप गॉसियन पृष्ठ का चुनाव इस तरीके से करेंगे कि हम जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं आसानी से निकाल लें। तो तीन बातों का उसमें ध्यान देंगे। गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद, उस बिंदु से होकर के जाना चाहिए जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीसरा आवेशित स्रोत के सममित होना चाहिए जिससे कि इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एक समान तथा दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत हो। इसका चुनाव कर, इसका ध्यान दे देंगे तो आप किसी भी निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गाउस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की प्राप्ति। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की प्राप्ति। तो अब हम लोग गाउस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति करेंगे। कूलाम का नियम तो याद ही होगा। यहां देखिए दो आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं, एक Q और Q0, और इनके बीच की दूरी R है। तो कूलाम के नियम अनुसार आप जानते हैं कि इनके बीच कितना बल लगेगा, 1/4πε0 Q × Q0/r²। लेकिन अब इसकी प्राप्ति हम लोग को गाउस प्रमेय की सहायता से करनी है।
तो गाउस प्रमेय की सहायता से इस नियम को प्राप्ति के लिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इस आवेश Q के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को ज्ञात कर लेंगे। अगर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात हो जाती है तो इस आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना हो जाएगी ना, Q0 × E से। कोई आवेश Q0 अगर ऐसे बिंदु पर स्थित है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो उस बिंदु पर आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, Q0 × E। ये तो आप जानते हैं। तो पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे बिंदु P पर और उसके बाद इस नियम से, इस सूत्र की सहायता से वैद्युत बल की गणना कर लेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु P से होता हुआ R त्रिज्या का गोलीय गाउसियन पृष्ठ खींचेंगे। इसका ध्यान रखेंगे, हमेशा यही करते हैं, गाउसियन पृष्ठ खींचेंगे उस बिंदु से होते हुए। सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु P से होते हुए स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गाउसियन पृष्ठ। कैसा गाउसियन पृष्ठ हमने यहां पे खींचा है, गोलीय, स्फेरिकल। ठीक है। अब मान लेते हैं कि बिंदु P के चारों ओर लघु क्षेत्रफल आयतन कितना है, dA है। माना, लिखते हैं, माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है। पहले तो ये लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होता हुआ R त्रिज्या का गोलीय गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं। इसको भी लिखते हैं कि आप समझ रहे हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, पहले ये लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम बिंदु P से होते हुए R त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये लिख लेंगे। फिर मान ले रहे हैं कि माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA है तथा आवेश Q कहां स्थित है, इसके केंद्र पर स्थित है, गोले के केंद्र पर स्थित है। लिख देते हैं, बिंदु P से होते हुए एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसके केंद्र पर आवेश Q है। ठीक है। बिंदु, सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु P से होते हुए गोलीय गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसके केंद्र पर आवेश Q है। माना बिंदु P के चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव dA है, तो सममितता के कारण क्या होगा, गोलीय गाउसियन पृष्ठ है तो आवेश Q के चारों तरफ सिमेट्रिक रूप से है ना, वितरित है। तो इस आवेश Q के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण क्या होगा, एक समान होगा तथा त्रिज्यता बाहर की ओर होगी। तो लिख देते हैं इसको, सममितता के कारण, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी कारण गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण, वेक्टर E का परिमाण क्या होगा, एक समान होगा
तथा दिशा त्रिज्यता बाहर की ओर होगी। त्रिज्यता बाहर की ओर होगी। क्योंकि धनावेश हमने लिया है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हर बिंदु पर एक समान होगी और त्रिज्यता बाहर की ओर होगी। तो आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E हो रही है वो भी त्रिज्यता बाहर, और जो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E का परिमाण E और दिशा त्रिज्यता बाहर, और लघु क्षेत्रफल dA का भी परिमाण क्या है, परिमाण तो dA है लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, त्रिज्यता बाहर ही होगी। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु P पर वेक्टर E और वेक्टर dA दोनों की दिशा, दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 अंश है, दोनों एक ही दिशा में। अतः देखिए ये चीज बार बार हम लोग बताए थे ना कि एक वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए पिछले वीडियो में बताया था, एक लघु क्षेत्रफल आवेश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद उसको समाकलित कर देते हैं। तो बिंदु P पर क्या हो रहा है, वेक्टर E व वेक्टर dA दोनों त्रिज्यता बाहर की ओर हैं, अतः उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। ठीक, अतः क्षेत्रफल आयु dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अब पीछे नीचे का सब हम मिटा दिए हैं, d फाई इक्वल टू क्या होगा, E डॉट dA, क्षेत्रफल आयु dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। एक बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म क्षेत्रफल आयु हमने लिया है, ये इतना कम होता है, समझिए बस बिंदु P और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, बिंदु P के एकदम बगल में अनंत सूक्ष्म समझ लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, E dA cos 0, क्योंकि दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। तो d फाई इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू dA। अब यही तो तरीका हमने बताया था कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उस पृष्ठ पर एक अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल आयु से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए पृष्ठ समाकलन कर देंगे, पृष्ठ समाकलन सरफेस इंटीग्रल उसका निकाल लेंगे। तो अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू फाई ई लिख देते हैं, सरफेस इंटीग्रल डी फाई का मान रख दे समीकरण 1 से, क्या होगा, E इंटू dA। अब चूंकि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, तो उसको नियत मान लिया जाए, जब बदल ही नहीं रहा तो क्यों एक समान है, क्यों पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्यों एक समान है, क्योंकि हमने गॉसियन पृष्ठ गोलीय लिया है और इस गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु की आवेश q से दूरी एक समान है इसलिए। और dA त्रिज्यता तो बाहर होता ही है ना, dA की दिशा बताए, क्षेत्रफल आयु की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत, तो अभिलंब जो खींचेंगे वो किधर जाएगा, सेंटर से होके जाएगा। त्रिज्य रेखा ही गोले का त्रिज्या ही तो उसका अभिलंब होता है, त्रिज्य रेखा क्या होता है, अभिलंब रेखा होता है। तो क्षेत्रफल आयु की दिशा हमेशा त्रिज्यता होती है और वो बाहर की ओर होती है। अब वैद्युत क्षेत्र E इस स्थिति में उसकी भी दिशा क्या होगी, त्रिज्यता बाहर की ओर होगी, क्योंकि हमने धन आवेश लिया है, ऋण आवेश होता तो अंदर की ओर होती। खैर फाई ई, तो ई बाहर कर दिया जाए, सरफेस इंटीग्रल dA। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर।
समीकरण नंबर 2। अब गास के प्रमेय से फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। क्यों, बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है, क्यू, तो क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, ये गास के प्रमेय से। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइड E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपान आर स्क्वायर। तो ये इस बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण निकल गया। अगर आपके क्वेश्चन में इतना ही आता है कि किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो आप इतना ही करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे कूलाम के नियम की प्राप्ति करनी है, तो इस पर कितना आवेश है, स्थिर आवेश बिंदु, इस बिंदु P पर जो आवेश है उसका मान हमने कितना लिया, Q0। तो इस वैद्युत क्षेत्र E के कारण, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E निकल गई, तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के कारण बिंदु P पर स्थित आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू क्या होगा, Q0 इंटू E। E का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 से, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, ऊपर लिख दें 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है। तो हमने क्या किया, गास के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की प्राप्ति किया। तो इसमें दो आर्टिकल है। अगर आपसे केवल पूछा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर गास प्रमेय की सहायता से, तो यहीं पे छोड़ देंगे। और कूलाम के नियम की प्राप्ति करनी है तो 2-3 लाइन आगे बढ़ जाएंगे। तो समझ में आया, ठीक है। किसी गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे, ठीक है। करेंगे एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां एक पतला गोलीय कोष है, गोलीय कोष मतलब समझ रहे हैं ना, अंदर से एकदम खोखला और एकदम पतला है, थिन स्फेरिकल सेल, और ये एक समान रूप से आवेशित है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, सिग्मा याद है ना, एक समान रूप से वितरित आवेश है और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। वो हर जगह एक समान है। पहले हमने कहा है कि गास प्रमेय से जहां आवेश का वितरण सममित हो, सममित आवेश वितरण के कारण ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ एक समान रूप से आवेश वितरित है पूरे गोलीय कोष के पृष्ठ पर। खोखला तो पृष्ठ पे वितरित होगा, चाहे चालक हो चाहे कुचालक हो। अब इसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो 3 स्थितियां यहाँ पे उत्पन्न होती है। किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो बिंदु P गोलीय कोष के बाहर है कि पृष्ठ पर है कि पृष्ठ के अंदर है। तो यहाँ 3 स्थितियां हैं। हम पहली स्थिति की बात करते हैं। यदि बिंदु P पृष्ठ के बाहर है, पृष्ठ के बाहर है, पहली स्थिति। पहले इसको कर लिया जाए। मान लेते हैं बिंदु P कहां है, यहां पे, इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, और इस गोलीय कोष की त्रिज्या कितनी हमने लिया, कैपिटल R। गोलीय कोष की त्रिज्या कैपिटल R है और ये दूरी बिंदु P की स्मॉल r है और गोलीय कोष की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, ठीक है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम यही करते हैं, गासियन पृष्ठ। कैसा होगा गासियन पृष्ठ, गोलीय। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु P से होता हुआ गोलीय गासियन पृष्ठ खींचेंगे। बिंदु P से होते हुए, छोटा कर दें, देखिए बिंदु P से होता हुआ एक गोलीय गासियन पृष्ठ खींच लेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि गासियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर के जानी चाहिए
जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। इस चीज का भी बार बार हमने कहा था कि यूज करेंगे। और फिर उस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत प्लस ज्ञात करके फिर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत प्लस कैसे करेंगे, सरफेस इंटीग्रल तरीका भाई। तो माना गॉसियन पृष्ठ पर स्थित बिंदु P के चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P के चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। अब सममितता के कारण इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी। क्यों? क्योंकि इस गॉसियन पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु पर स्थित प्रत्येक बिंदु की इसके केंद्र से दूरी कितनी है, एक समान है। इस गोलीय कोश के केंद्र से गॉसियन पृष्ठ पर स्थित जितने भी बिंदु उसकी दूरी एक समान है ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक समान होगी और तीव्रता बाहर की ओर होगी। और dA की दिशा तो तीव्रता बाहर होती है गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए, ठीक है ना। तो सममितता के कारण लिखते हैं, फिर से बार बार वही लिखना होगा। सममितता के कारण गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण एक समान होगा तथा बिंदु P पर, यहां इस केस में स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है, तथा बिंदु P पर क्या होगा, वेक्टर E व वेक्टर dA दोनों त्रिज्यता बाहर की ओर होंगे। त्रिज्यता बाहर की ओर होंगे, ठीक ना। तो ये बिंदु P पर ये तो बार बार वही है। अब क्या होगा, अतः क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई इक्वल टू क्या होगा, E डॉट dA। अतः d फाई इक्वल टू क्या होगा, E dA का 0। क्यों? क्योंकि वेक्टर E और वेक्टर dA दोनों त्रिज्यता बाहर है, तो दोनों के बीच का कोण 0 होगा। चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार ये लिखना होगा। तो d फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू dA। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स ठीक है, फाई इक्वल टू क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल d फाई। अब क्या करेंगे, dA का मान d फाई है,
डी फाई का मान समीकरण नंबर 1 से रख दें, ऊपर बिठा देते हैं। तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू, देखिए सरफेस इंटीग्रल EDA, दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू, E एक समान है गोली पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, तो कांस्टेंट मानते हुए इसको बाहर कर दिया जाए। दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू E, कितना होगा इसका क्षेत्रफल, पूरे गोले का क्या होता है क्षेत्रफल, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, कैपिटल R मत ले लीजिएगा, कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा अभी रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। अब गास के प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे। तो ऐसा लगेगा कि पिछले जो टॉप आर्टिकल पढ़ा था आपने, उसमें इसमें कोई खास अंतर नहीं, बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो गास प्रमेय से क्या होगा, फाई की जगह पे क्या लिख देंगे, Q अपान एप्सिलॉन 0 लिख देते हैं इसको अलग से। गास प्रमेय से, गास के प्रमेय से क्या होगा, फाई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। क्यों, क्योंकि हमने माना है कि इस गोली कोष पर पूर्ण जितने आवेश वितरित है उसकी मात्रा कितनी है, Q है। तो गोली कोष पर वितरित आवेश की मात्रा Q है और उसका पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा। आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, और टोटल आवेश की मात्रा कितनी है, Q है। तो टोटल अगर आवेश Q है गोली कोष के ऊपर, तो गास प्रमेय से क्या होगा, Q अपान एप्सिलॉन 0। इक्वेशन 3 और 4 से क्या आएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। दिस इंप्लाइज 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। यानी वही सूत्र है जो बिंदु आवेश Q से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आता है, ठीक वही गोली कोष के कारण उसके पृष्ठ से स्मॉल r, मतलब पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वही सूत्र आया जो किसी बिंदु आवेश Q के कारण आता है, ठीक है ना। तो एकदम पहला स्थिति सेम है। अब दूसरी स्थिति, यहां 3 स्थितियां हैं। दूसरी स्थिति में क्या, अच्छा एक चीज और कर दे इसको, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, Q अपान 4 पाई r स्क्वायर। अब यहां कैपिटल R लेंगे, क्यों, क्योंकि आवेश किस गोले पर वितरित है, इस पर, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व तो याद है कि भूल गया, क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश। तो टोटल आवेश Q है और टोटल क्षेत्रफल गोले का 4 पाई r स्क्वायर है। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। Q का ये मान रखते हैं समीकरण 6 से, समीकरण 5 में, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा, ये 64 की तरह लग रहा है, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल r स्क्वायर। 2 बार लिख दिया गया क्या, एक बार हटा दीजिए, Q का मान रख दिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो कितना हो गया, सिग्मा इंटू r स्क्वायर अपान एप्सिलॉन 0 इंटू r स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7, समीकरण 5 और 7 दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है उस स्थिति में जब बिंदु P गोली कोष के बाहर स्थित है। अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं, अगर बिंदु P गोली कोष के बाहर न स्थित होकर के ठीक पृष्ठ पर आ जाए तो क्या होगा। अब गॉसियन बिंदु P कहां आ गया, पृष्ठ पर ही एकदम स्थित हो। अब उससे होता हुआ गॉसियन दृष्टि खींचेंगे। तो अब देखिए इसमें सेम सब कुछ वैसे ही है,
कुछ वैसे ही लिखेंगे। यहां तक तो एकदम सेम रहेगा, इक्वेशन 3 और 4। बस स्मॉल आर की जगह क्या कर देंगे, कैपिटल आर। क्यों? बाकी सब कुछ कंडीशन सेम रहेगा। इक्वेशन 3 कितना हो जाएगा, 5e = e × 4 pi r²। क्यों? क्योंकि अब ये नहीं पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ यही है। तो अब क्या हो जाएगा, उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स e × 4 pi × r²। और गॉस प्रमेय से तो यही होता है, Q/ε0। तो इक्वेशन 3 और 4 से क्या हो जाएगा, e × 4 pi R² = Q/ε0। यानी एक तरह से फिर वही सूत्र है, बस स्मॉल आर की जगह पे क्या हो गया, कैपिटल आर। बाहर है तो स्मॉल आर और पृष्ठ पर है तो कैपिटल आर। और पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में Q = क्या लिख देंगे, सिग्मा × 4 pi r²। अब ये भी किए थे, 4 pi से 4 pi कैंसिल, और नीचे r² से r² भी कैंसिल। तो क्या आ गया इस स्थिति में, σ/ε0। यानी बिंदु P अगर बाहर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 1/4πε0 Q/r²। यहां पे पहले केस में, और यहां पे E = 1/4πε0 Q × सिग्मा × r²/r²। सिग्मा के टर्म में ये था पहले केस में, और आवेश के पदों में ये था। और जब पृष्ठ पे आ जाएंगे तो स्मॉल आर के जगह पे क्या कर देंगे, कैपिटल आर कर देंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। अब तीसरा केस वो थोड़ा सा अलग है। तीसरा केस क्या है, यदि बिंदु P गोली पृष्ठ के भीतर स्थित हो। देखिए इसको अलग से चित्र ही बना दे रहे हैं, बार बार एक ही में लेके चलेंगे तो आपको एक तो एक जैसा सब है ही। अब बिंदु P कहां है, अंदर है यहां पे, तो उससे होता हुआ गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे ना। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उससे होता हुआ हम लोग को गॉसियन पृष्ठ खींचना होता है। अब देखिए, तो तीसरा केस क्या है, बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु P से होता हुआ, अब यहां पे r' इसका त्रिज्या मान ले रहे हैं गॉसियन पृष्ठ का, और वो यानी क्या केस है कि गोलीय कोश है जिस पर आवेश कितना है, Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। टोटल आवेश की मात्रा कितनी है, Q, और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, गोलीय कोश का एक समान रूप से वितरित है। और हमको इसके भीतर स्थित एक बिंदु है P जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, बिंदु P से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बिंदु P से होता हुआ एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ हमने खींच दिया। ठीक है ना। अब मान लेंगे कि बिंदु P के चारों लघु क्षेत्रफल है d है, तो क्या होगा, सममितता के कारण, फिर वही लिखेंगे, अब हम लिख नहीं रहे, बोलते रहे। सममितता के कारण इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की E का परिमाण एक समान होगा। क्यों? क्योंकि इसकी केंद्र से दूरी एक समान है ना, इस पृष्ठ की, गॉसियन पृष्ठ की गोलीय कोश के केंद्र से दूरी, गॉसियन पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं की गोलीय कोश के केंद्र से दूरी एक समान है, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी एक समान होगा। और बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल जो dl लिया है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, d∅ =
ई डी ए वेक्टर ई डॉट डी ए, दोनों त्रिज्यता बाहर, दोनों, तो क्या हो जाएगा ई डी ए cos 0 यानी ई इंटू डी ए, दोनों त्रिज्यता है, दोनों की दिशा। तो अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? सरफेस इंटीग्रल ई डी ए, सरफेस इंटीग्रल डी फाई कर दीजिए, फिर डी फाई का मान रख दीजिए, ई डी ए, ई का मान एक समान है तो कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, कांस्टेंट मानते हुए इसको बाहर निकाल लीजिए। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल का योग, सरफेस इंटीग्रल डीए का मतलब क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ के लिए जितना क्षेत्रफल है उसको जोड़ दीजिए, तो ये कितना होगा? 4 पाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने कितना माना है? आर डैश। इक्वेशन नंबर 2। लेकिन गॉस प्रमेय जब लगाएंगे तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये अपन टू नहीं, ये 0, ये क्यों? ये टू गलती से हो गया था ना, टू नहीं, क्या लिखा गया? ठीक है, तो क्यों 0? क्योंकि सारे आवेश देखिए गॉसियन पृष्ठ के बाहर है, अंदर है ही नहीं कोई आवेश, आवेश तो गॉसियन पृष्ठ के बाहर है, तो क्या होगा? E इक्वल टू 0। इस केस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। यानी गोली कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। 3 स्थितियां, गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ये होगी। पृष्ठ पर कितनी होगी? और जैसे गोली कोश के अंदर जाएंगे तो हर जगह प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी और उसका मान 0 होगा। अगर हम एक ग्राफ ट्रेस करें दूरी और वैद्युत क्षेत्र के रूप में, जैसे ये गोली कोश है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और आवेश एक समान रूप से इस पर वितरित है। तो ये दूरी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जाएगा, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है ना, तो तेजी से घटता जाएगा। जैसे जैसे दूरी का मान घटेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये दूरी है, दूरी घट रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है तेजी से, क्योंकि व्युत्क्रम वर्ग है। और जैसे ही अंदर आ रहा है, गोली कोश के अंदर जा रहा है, हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, इसके अंदर कहीं वैद्युत क्षेत्र नहीं, ये वैद्युत क्षेत्र को प्रकट कर रहा है। और थोड़ा सा ऐसे बना लें क्योंकि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। देखिए जैसे जैसे दूरी घट रही है, वैद्युत क्षेत्र बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पृष्ठ पर जब दूरी कैपिटल आर के बराबर है तो उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मैक्सिमम है, और उसके बाद जैसे ही अंदर जा रहे हैं सर्वत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ठोस गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।